वो भी टेंस हो जाते हैं, उनमें भी तनाव बढ़ जाता है और उसके खिलाफ कार्डिया पंप करता है तो हो सकता है कि इनके वॉल्स अगर वीक होंगे तो रप्चर हो जाते हैं, और अगर लूज होते हैं, इलास्टिक होते हैं तो कार्डिया पंप करता है, वो आराम से अपने आप को डायलेट करते हैं और ब्लड चला जाता है। लेकिन जब जाने नहीं दे रहे हैं, जैसे कोई कमजोर आदमी हो और कोई बहुत मोटा तगड़ा आदमी हो और वो सामने आकर खड़ा हो जाए कि मैं तुमको जाने नहीं दूंगा, और उसके पहले 2-4 लोग उसके बराबर के थे तो हो सकता है उनसे वो कुछ नहीं बोला, लेकिन जब लास्ट में कमजोर आदमी के पास पहुंचा तो वो अगर वो नहीं हटेगा अपने आप तो उसको मार सकता है, उसको ढकेल सकता है, वो उसको रप्चर हो सकता है, उसको इंजरी हो सकती है। वैसे ही थिन कैपिलरी जो लास्ट में बचती हैं, जैसे हम लोग एंड ऑर्गन डैमेज पढ़ रहे थे, ऐसे ही एंड ऑर्गन डैमेज होता है कि रेटिना की पतली पतली आर्टरीज रप्चर कर जाएं, तो वहाँ पे क्या मिलेगा, हम लोग इन्वेस्टिगेशन में पढ़ रहे थे, ब्लीडिंग स्पॉट्स, एक्सुडेट्स मिलेंगे। एक्सुडेट मतलब क्या है? सिक्रीशंस, प्लाज्मा सिक्रीशंस एक्सुडेट कहलाते हैं। अगर उसमें WBC या प्रोटीन या ऐसे साल्ट मिक्स हो तो, ना हो तो ट्रांसुडेट कहलाते हैं। तो हाँ, गंदा सिक्रीशन। ऐसे ब्लड वहाँ, ऐसे ही ब्रेन, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हो, ब्रेन के आर्टरीज वीक पड़ जाएं उसको संभाल पाने में, और क्योंकि वो हार्ड है तो ब्लड उनके खिलाफ पंप करेगा, और ब्रेन पास में है तो जो पंपिंग सिस्टम है बहुत स्ट्रांग यहाँ पड़ता है, तो यहाँ रप्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ब्रेन में आर्टरी रप्चर हो सकती है, उसको हम लोग स्ट्रोक कहते हैं। पैरालिसिस हो जाती है, जिस भी सेंटर पर आर्टरी फटेगी उस सेंटर का काम खत्म हो जाएगा, तो ब्लड प्रेशर से पैरालिसिस हो जाती है, स्ट्रोक पड़ जाता है, दिखना बंद हो जाएगा, सुनना बंद हो जाएगा, जहाँ भी जिस सेंटर पे आर्टरी जाएगी वहाँ का काम खत्म हो जाएगा। ऐसे ही तुम्हारा कार्डिया, क्योंकि कार्डिया की अपनी वायरिंग्स हैं, पल्मोनरी वायरिंग, अब जब पंप होता है तो उसी के पंप किए हुए भाग का ही तो ब्लड सप्लाई करता है कार्डिया को, तो इसकी आर्टरीज खराब हो सकती है, डैमेज हो सकती है। ऐसी किडनी की आर्टरी डैमेज हो सकती है, रीनल आर्टरीज की ब्रांचेस, नेफ्रॉनिक ब्रांचेस। तो है क्या कि ये जो एस इनहिबिटर्स हैं, इसका नाम क्या है, जो ड्रग्स हैं ये एस इनहिबिटर्स हैं, ये क्या करते हैं, ये इन सेल्स को ही पैक कर देते हैं, इनको पैक कर देते हैं, इनको बंद कर देते हैं, इनको काम ही नहीं करने देते। अब सोचो, अगर एस को बंद कर दिया जाए, उसको काम ना करने दिया जाए, एस जो एंजाइम है, जो एंडोथेलियल सेल्स यहाँ के हैं, जो एस एंजाइम है, इस एस एंजाइम को ही ना काम करने दिया जाए, तो अभी तक क्या था, एंजियोटेंसिन 1 जो क्या है, डीएक्टिव मॉलिक्यूल है। एंजियोटेंसिन 1 क्या है, डीएक्टिव है, और ये क्या है, एक्टिव है। एक्टिव है, तो अगर डीएक्टिव मॉलिक्यूल से इसको एक्टिव ना होने दिया जाए तो फिजियोलॉजिकल फंक्शन नहीं होंगे, आर्टीरियल कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा, और आर्टीरियल कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा तो कार्डिया के खिलाफ रेजिस्टेंस नहीं बढ़ेगा आर्टरीज का, कार्डिया इजीली पंप करेगा, कार्डिया भी ज्यादा ताकत नहीं लगाएगा, तो पंपिंग सिस्टम से भी ज्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं होगा और ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा। समझ में आ रहा है? एस इनहिबिटर्स क्या करते हैं, एस को इनहिबिट कर देते हैं। किसको इनहिबिट कर देते हैं? एनजीओ को टेंस करने वाले जो मॉलिक्यूल हैं उनको एक्टिव कर देने वाले, उनको एक्टिव करा देने वाला जो एंजाइम है उसको इनहिबिट कर देते हैं। तो भले ही यहां से रेनिन सिक्रीट हो जाए,
यहाँ से एंजियोटेंसिनोजन मिलकर एंजियोटेंसिन 1 बना दें, लेकिन जब तक एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा तब तक कोई भी काम नहीं हो सकता है और एंजियोटेंसिन 2 ही नहीं बनने दिया जाता है, बीच में रोक दिया जाता है, तो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ पाता। क्लियर? तो ये है तुम्हारे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। कैप्टोप्रिल, रामीप्रिल, ये सारी ड्रग्स यही काम करती हैं। ये सारी क्या हैं? एस इनहिबिटर्स हैं। अब इस पूरे सिस्टम को अगर ध्यान से देखा जाए, जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो ये काम क्या करते हैं? वेसोडाइलेशन कराते हैं, क्योंकि एंजियोटेंसिन 2 मेनली क्या कर रहा है? वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करा रहे हैं। ये क्या नाम क्या है इसका? एंजियोटेंसिन। तो ये दवाएं क्या करेंगी? एंजियो को टेंस होने से बचाएंगी, तो वेसोडाइलेशन कराएंगे। और वेसोडाइलेशन कराएंगे तो ब्लड सिस्टम में इजीली भर पाएगा, पूरा का पूरा ब्लड कार्डिया पे जाएगा नहीं। और कार्डिया पे अगर पूरा का पूरा ब्लड नहीं जाएगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम लार्ज नहीं होगा, क्योंकि जितना जाएगा उतना निकलेगा। और अगर स्ट्रोक वॉल्यूम लार्ज नहीं होगा तो कार्डियक आउटपुट क्या होगा? नहीं बढ़ेगा। और कार्डियक आउटपुट नहीं बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। क्लियर है? तो ये है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो एस इनहिबिटर्स हैं। इसमें तुम्हारा कैप्टोप्रिल आता है और रामीप्रिल आता है और पेरिंड्रोप्रिल आते हैं। ऐसे बहुत सारे साल्ट हैं जो आते हैं। कैप्टोप्रिल एग्जांपल में लिख सकते हो, कैप्टोप्रिल, रामीप्रिल और भी बहुत सारे प्रिल वाली ड्रग्स तुमको मिलेंगी। कैसे याद रखना है? प्रिलेस से याद रखना है। जहां भी प्रिल मिले वो एस इनहिबिटर्स हैं, और वो कहाँ काम करेंगी? वो एंडोथेलियल सेल पे काम करेंगी। और वो सबसे अच्छी ड्रग्स किस लिए हैं? वेसोडाइलेशन कराते हैं। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में क्या होता है? वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है या ज्यादा कार्डियक कॉन्स्ट्रिक्शन होता है? कौन बताएगा? तो टीपीआर में क्या होता है? कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज्यादा होता है या वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन ज्यादा होता है? वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन ज्यादा होगा, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन ज्यादा होगा। तो इस पूरे प्रोसेस से और इस लाइन से क्या समझ में आता है? अगर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर किसी का बढ़ा हुआ है तो उसको हम लोग एस इनहिबिटर्स दे सकते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है? हमें वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन को कम कराना है, जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है उसको कम कराना है। और भी 2-4 एप्लीकेशंस हैं इनके, जैसे अगर किसी को डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो तो उनको एस इनहिबिटर्स दिया जा सकता है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी, जिनको डायबिटीज है, उसके कारण बाद में किडनी डैमेज हो गई और उस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो ऐसे लोगों में एस इनहिबिटर्स यूज़ किया जाता है डायबिटिक नेफ्रोपैथी में। और अगर स्टेनोसिस हो, जो किडनी है, ये जो किडनी है, इनके ब्लड सर्कुलेशन में स्टेनोसिस हो, सर्कुलेशन ही ब्लॉक हो रहा हो, नैरो हो रहा हो, और इसके कारण नेफ्रॉन डैमेज हो रहे हैं, और नेफ्रॉन डैमेज होने के कारण रेनिन बन रहा है, तो अगर किसी भी कारण से यहाँ पर स्टेनोसिस हो, मतलब है क्या? स्टेनोसिस का मतलब क्या है? नैरोइंग, कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ऐसे कोई भी कंडीशन जहां पर आपको डायग्नोस होता है कि किडनी में
जो ब्लड सप्लाई है वो लेस ब्लड सप्लाई हो रहा है या स्पेशली वहीं पर नैरोइंग है। तो एक चीज़ है, जैसे आपके पास दो पाइप हों, एक पाइप ये है और पाइप नंबर 2 ये है, सेम थिकनेस है दोनों का, जो ये थिकनेस है वो सेम है, थिकनेस सेम है। अब है क्या कि जो पाइप नंबर 2 है, जो पाइप नंबर 2 है इसमें नैरोइंग हो गया थोड़ा सा किसी कारण से, मान लेते हैं इन्फेक्शन हो गया और इसमें स्वेलिंग है, ये नैरो हो गए, लेकिन थिकनेस सेम थी, ये नैरो हो गया। और ये नॉर्मल था पेशेंट नंबर ए में, पेशेंट नंबर ए में नॉर्मल है, लेकिन पेशेंट नंबर बी में थोड़ी से थिकनेस आ गई है, थोड़ा नैरो हो गया है पाइप। सोचो पेशेंट नंबर ए में भी कोई डिसऑर्डर ऐसा हो जिससे वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो, और पेशेंट नंबर बी में भी कोई ऐसा डिसऑर्डर हो जिसमें वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो, मतलब इस पाइप को भी कॉन्स्ट्रिक्ट कराना है, इस पाइप पे भी कॉन्स्ट्रिक्ट कराना है, दोनों में ब्लड दोनों में रुकेगा, नॉर्मल सप्लाई नहीं होगी, दोनों में फर्क पड़ेगा। लेकिन सबसे ज्यादा फर्क किस में पड़ेगा, ए में या बी में? बी में ज्यादा फर्क पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि जो इसका ल्यूमेन है, इसका ल्यूमेन पहले से ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट है। यहां अगर मान लो थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्ट हो भी गया, तो ये अगर कॉन्स्ट्रिक्ट हो भी जाएगा तो मान लेते हैं इतना हो जाएगा, तो इतना हो गया, तो इतना तो यहां पहले से ही है। लेकिन अगर इस स्टेज पर और ज्यादा ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, सेम डिसऑर्डर इसको हो गया और इसका कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, और जितना कॉन्स्ट्रिक्शन इसका हो रहा है उतना ज्यादा, उतना ही इसको हो गया, तो ये क्या होगा, क्लोज हो जाएगी। या हो सकता है और ज्यादा नैरो हो जाए, थोड़ा बहुत रास्ता बचे। पॉइंट समझ में आ रहा है? हो सकता है कि ये और ज्यादा नैरो हो जाए, पास थोड़ा सा माइन्यूट रास्ता बचे, जबकि सेम डिसऑर्डर है, सेम उतनी ही कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी हो रही है, उतने ही पावर से, लेकिन जिसको पहले से दिक्कत है उसमें ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो अगर किसी को किसी कारण से रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है, स्टेनोसिस मतलब नैरोइंग, नैरो हो जाए, रास्ता बंद हो जाए, या जितना फ्लो होना चाहिए उतना फ्लो ना हो, नैरो हो जाए, उसको कहा जाता है स्टेनोसिस। तो स्टेनोसिस हो जाए, अब थोड़ा बहुत स्टेनोसिस है, लेकिन उसको फ्यूचर में कोई ऐसी बीमारी हो जाए कि आर्टेरियलो कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगे, एंजियोटेंसिन 2 बनने लग जाए, तो वो जो एंजियोटेंसिन 2 है वो यहाँ आकर जब काम करेगा तो जो ब्लड का फ्लो है, क्योंकि यहाँ काम करेगा तो और ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, और पहले से ही ब्लॉकेज था, पहले से ही स्टेनोस था, और फिर से कॉन्स्ट्रिक्शन कराया जाएगा तो स्टेनोसिस और ज़्यादा सीवियर हो जाएगी, तो किडनी और डैमेज होना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर पेशेंट नंबर ए हो, पेशेंट नंबर बी हो, दोनों में सोचो एस इनहिबिटर्स दिए जाएं, दोनों में एस इनहिबिटर्स दिए जाएं, और दोनों में जरूरी किसके लिए है, ज्यादा जरूरी किसके लिए एस इनहिबिटर देना, वेनस कॉन्स्ट्रिक्शन डायलेशन कराना, बी के लिए, क्योंकि यहाँ बिल्कुल ब्लॉकेज है। तो ऐसी कंडीशन जहां पर ब्लड का फ्लो, कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, खासकर रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण, और उसको भले ही पहले से कोई दूसरी बीमारी थी, लेकिन बाद में और ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो सीवियरिटी बढ़ जाती है, तो उस सीवियरिटी को कम करने के लिए एस इनहिबिटर्स यूज किए जाते हैं, और उस ब्लड प्रेशर को डाउन कराया जाता है। तो जब आप एस इनहिबिटर देते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यहीं पर काम करता है, वो सिस्टम के पूरे आर्टरी सिस्टम पे काम करता है और सबको डायलेट कराता है। तो सबको डायलेट कराते हैं,
और रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो यहाँ पर दूसरा जो प्रयोग है वो ये है, रीनल स्टेनोसिस में हम लोग इसको यूज करते हैं एस इनहिबिटर्स को। रीनल स्टेनोसिस के कारण अगर किसी को ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, नेफ्रॉन डैमेज हो रहे हैं, तो उसको ट्रीट करने के लिए एस इनहिबिटर्स यूज किए जाते हैं। और भी कुछ है, जैसे किसी को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो, ये भी लिख सकते हो। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी एस इनहिबिटर्स यूज, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के कारण अगर किसी को ब्लड प्रेशर राइज कर रहा है बार बार, तो भी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या है? कंजेशन होना, कंजेशन होना, कंजेशन होना, कंजेस्टिव मतलब भरना, कंजेस्ट हो जाना, कार्डियक के अंदर ब्लड का ज्यादा वापस आना, जितना ना निकाल पाए उससे ज्यादा आना। और जब ऐसा होगा तो कार्डिया के अंदर ब्लड की फिलिंग, चैम्बर्स में ब्लड की फिलिंग इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और कार्डिया में ब्लड रुके, ये पैथोलॉजिकल है। कार्डिया में ब्लड रुकना नहीं चाहिए, आए और जाए ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर कार्डिया के अंदर ब्लड रुकना शुरू हो जाएगा तो उसको कहा जाता है कार्डिया कंजेस्ट हो रहा है, और कार्डिया कंजेस्टिव डिसऑर्डर होगा। ऐसा कब हो सकता है? अगर यहां से जो ब्लड भेजा जा रहा है, इस ब्लड को ना लिया जाए यहां से, ये नैरो हो जाए, ये यहां से जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं ये इस ब्लड को एक्सेप्ट ही ना करें, बहने ही ना दे अपने रास्ते से, यहाँ पर ब्लॉकेज हो जाए, तो जो ब्लड यहाँ से भेजा जाएगा वो इस साइड जाएगा नहीं, वो यहाँ फिल होता रहेगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा। हम लोग सीओपीडी में पढ़ रहे थे। और पल्मोनरी हाइपरटेंशन से ब्लड फिर से बैकफ्लो होना शुरू हो जाएगा और यहाँ भरना शुरू हो जाएगा। ये क्या है? कंजेशन, इसको कहा जाता है और जब ऐसा होगा तो हार्ट अपना काम करना बंद कर देता है या कम कर देता है, उसको कहा जाता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अब ऐसे कंडीशंस कब आते हैं कि पल्मोनरी आर्टरीज, कैपिलरीज ब्लॉक होना शुरू हो जाए? जब लंग्स डैमेज होने लगेगा। सोचो लंग्स फाइब्रोसिस होने लगे, लंग्स सिकुड़ने लग जाए, तो लंग्स जब खुद में सिकुड़ना शुरू हो जाएगा तो उसके अंदर जो पाइप्स हैं वो भी सिकुड़ना शुरू हो जाएंगे। सीओपीडी किसी को हो जाए, किसी को अस्थमा हो जाए, किसी को ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर हो जाए, ऐसे कोई भी कंडीशन जहां पर लंग्स डैमेज होने लगेगा तो आर्टीरियोल्स वहां कॉन्स्ट्रिक्शन में चली जाएंगी, और जब कॉन्स्ट्रिक्शन में जाएंगी तो यहाँ से फ्लो नहीं हो पाएगा इजीली, और ये बैक फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स ऐसे हो, उसके कारण कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाता है। और कारण क्या है? एंजियो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो इस कारण को दूर करने के लिए, आप उस कॉन्स्ट्रिक्शन को दूर करने के लिए एक ड्रग यूज करते हैं, एस इनहिबिटर, जो कॉन्स्ट्रिक्शन ना होने पाए, जो थोड़े बहुत कॉन्स्ट्रिक्शन होते हैं वो ना होने पाए, डायलेट रहे। दूसरी चीज, ये जो एस है वो यहाँ भी थोड़ा बहुत एक्शन करते हैं, और जब इनको कॉन्स्ट्रिक्शन होने से रोकते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट होने से रोकते हैं, थोड़ा डायलेट रखते हैं, तो जब इनको डायलेट रखते हैं, इस बैग को, इस पाइप को डायलेट रखते हैं, तो पूरा ज़्यादा वॉल्यूम में ब्लड यहाँ नहीं पहुँचता है, बहुत सारा ब्लड इसमें भरा रहता है इस सिस्टम में, लेस वॉल्यूम में यहाँ ब्लड पहुँचता है। इनको डायलेट रखा जाता है, इसमें भरा रह जाता है, तो लेस वॉल्यूम में यहाँ ब्लड पहुँचता है। तो जब, क्योंकि पहले से ही यहाँ भरा हुआ है, और अब अगर लेस वॉल्यूम में ब्लड भेजोगे तो जो पहले से भरा हुआ है वो धीरे धीरे खाली हो जाएगा, और फिर उसके बाद जब लेस वॉल्यूम में ब्लड जाता रहेगा तो हो सकता है कि जितना यहाँ रास्ता खुला है उतना ही ब्लड जा रहा है, और हार्ट आराम से क्लियर कर ले रहा है अपना लोड, तो कार्डिया को रेस्ट मिलता है और ब्लड प्रेशर लो होता है। समझ में आ रहा है कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर? और ड्रग्स क्या करती हैं? तो जो एस इनहिबिटर्स हैं
इनका मेन एम क्या है, एनजीओज को टेंस होने से रोकना। जब एनजीओ टेंस नहीं होते हैं तो यहाँ से ब्लड इजीली चला जाता है। दूसरी चीज, इस सिस्टम में ब्लड बहुत ज़्यादा, उतना ज़्यादा वॉल्यूम में यहाँ नहीं आता है, लोड नहीं बढ़ता है जितना ज़्यादा नॉर्मली हो जाता है। तो यहाँ ब्लड फिलिंग सिस्टम रुक जाता है, कम हो जाता है, और जो वेनस रिटर्न है वो लेस हो जाता है, तो पूरा वॉल्यूम नहीं आता है। तो जो आफ्टर लोड है वो कम हो जाता है और कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है, तो ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। तो एस इनहिबिटर्स को हम लोग और कहाँ यूज कर सकते हैं, कार्डियक हार्ट फेलियर में, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, वहाँ भी अच्छा यूज है। अगर किसी को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है और उसके कारण से किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो एस इनहिबिटर्स यूज हो सकते हैं। साइड इफेक्ट्स की अगर बात करें तो एस इनहिबिटर्स भी लंग्स पे काम कर रहा है, तो इसको कफ, खांसी इसका साइड इफेक्ट है जो थोड़ा डिफरेंट है। बाकी रैशेज और लॉस ऑफ टेस्ट भी इसका साइड इफेक्ट है, लॉस ऑफ टेस्ट। क्लियर? इसी के साथ साथ कुछ ड्रग्स और हैं इसी सिस्टम को मैं समझा देता हूं। एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर